नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव के मुद्दों से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक राजनीतिक दलों में मंथन का दौर जारी है और इस बीच घोषणा पत्र तैयार करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी से दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है। और इस बीच बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस ने करनी काट ली है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव नहीं मांगे और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से सवाल करते हुए कहा कि बैज बताए जनता से इतना क्यों डर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह के प्रश्न की अपेक्षा बीजेपी नहीं करती। ऐसा लगता है कि शायद ज्ञान का अभाव है या दबाव में है वो। इस पूरे प्रदेश का कैलेंडर तो पिछले कई वर्षों से फिक्स है कि सबसे पहले विधानसभा होते हैं, उसके 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं और 2-3 महीने के बाद में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होते हैं। हमने जो कल्पना आपको बताई थी कि एक साथ हम चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश में चल रहा है, तो हम क्यों 2-3 महीने के अंतर को थोड़ा सा हम सेट करें। कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी होती हैं। आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ विषय था, किसी विषय को लेकर, उसका भी अध्ययन करना था, उसकी भी कमेटी बनी थी। दूसरे, मतदाता का आपने देखा होगा कि पहली ऐसी सरकार है कि अधिकतम मतदाताओं को वो वोट करने के लिए प्रेरित करी। 1 जनवरी 24 तक के मतदाता पहले थे, उसको बीच में एक्ट में परिवर्तित करके, प्रावधान करके कि वो 10 महीना, 1 अक्टूबर से हमने फिर किया कि वो 10 महीने के जो वोटर्स बन रहे हैं, 10 महीने को वो खाली क्यों रहे, वो भी वोट करें। तो 1 अक्टूबर तक के लोगों को हमने उसमें नाम जोड़ा और थोड़ा सा हमने पंचायत को पीछे किया, नगरीय निकाय को आगे किया। एक साथ आपने देखा कि जो हम कह रहे थे, पहले तो ये कहते थे कि शायद ये दोनों चुनाव संभव ही नहीं हो पाएगा, लेकिन सबने देखा, बड़ी मेहनत के साथ में सरकार ने काम किया, निकाय जो है चुनाव अधिकारियों ने मिलकर काम किया और इसका एक वो किया। तो मुझे लगता है बहुत सामान्य सी चीज है। कांग्रेस दरअसल खड़ी ही नहीं हो पा रही है। ये तो सबको मालूम है कि चुनाव होना, ये महीना नहीं 15 दिन बाद होगा। आज क्या, दिसंबर में चुनाव है, जनवरी में आ गया है, फरवरी में आ गया है, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। फरवरी का थोड़ा सा पहले आ गया है पंचायत का। तो मुझे लगता है कि मुद्दे नहीं है। इतना तो अपेक्षा मैं करूंगा प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से या पूर्व मुख्यमंत्री जी से कि सवाल भी करें तो थोड़ा सा मुद्दा रहित होना चाहिए, स्तरीय होना चाहिए। बैठेंगे कल वो जितने नेता हैं, बड़े नेता, विजय जंगड़ा है ना, वो बैठेंगे, बड़े बड़े नेता 10-12-15 अपने अपने जेब से अपने अपने लिस्ट निकाल लेंगे अपने कार्यकर्ताओं की। वहां कोई संगठन का विषय तो है ही नहीं कि नीचे से नाम आए, ये हो वो है। बीच में चला रहे थे, बूथ बूथ कर रहे थे, सब बंद हो गया कार्यक्रम उनका। हमारे यहाँ तो नीचे से व्यवस्था है, सदस्यता से हमने प्रारंभ किया, बूथ अध्यक्ष हमने बनाया, मंडल अध्यक्ष हमने बनाया, जिला अध्यक्ष हमने बनाया, प्रदेश निर्वाचन हो गया। दीपक बैज की कार्यकारिणी नहीं हुई है तो हो। और बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वही समिति के संयोजक अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया। और इस दौरान आपको बता दें कि अमर अग्रवाल ने कहा कि नगरीय निकायों में इस बार जनता से के लिए सुझाव के आधार पर बीजेपी अगला घोषणा पत्र जारी करेगी और इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर पर जो है सुझाव मांगे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल ने क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। पार्टी ने नगरीय चुनाव को बड़ा गंभीरता से लिया है। हम प्रदेश के चुनाव और देश के चुनाव में घोषणा पत्र बनता है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो तीसरा चुनाव स्थानीय सरकार, ये 73-74 अमेंडमेंट के बाद में इसकी संरचना हुई। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए और जनता की सहभागिता के लिए इसका घोषणा पत्र भी जारी किया है समय समय पर। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी को देखेंगे, जो स्थानीय सरकार को पूर्णतः खत्म करने के लिए उस
उसका साक्षात उदाहरण है कि पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो डर डर था, उनके अंदर भय था कि उन्होंने इनडायरेक्ट चुनाव चालू किया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में डॉक्टर रमन सिंह जी ने डायरेक्ट चुनाव चालू किया था। 2005 में पहला चुनाव हुआ और उस समय भी हमने घोषणा पत्र जारी किया था और हर चुनाव के अंदर में जब हम लड़े घोषणा पत्र जारी किए कि शहरों की तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे, मूल सुविधाएं देंगे। उस आधार को लेकर हम इस स्थानीय चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ हम चुनाव भी लड़े और काम भी करके दिखाए। 2005 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय भी हमने एक रखा, सौभाग्य से मुझको ही महापौर का दायित्व मिला। 2005-2010 कैसा दायित्व स्वयं रहेगा, उसी प्रकार से अभी स्थानीय सरकार के अंदर में इसको मजबूती देने के लिए घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, वर्तमान में बिलासपुर के यशस्वी विधायक और घोषणा पत्र समिति के निर्धारित प्रदेश के सम्माननीय संयोजक आदरणीय अग्रवाल जी यहाँ आए हैं, उनका बहुत बहुत हम स्वागत कर रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर अपना दायित्व निभा रहे हैं। पूर्व में सांसद, अभी वर्तमान में विधायक और घोषणा पत्र समिति के संयोजक माननीय सुनील सोनी जी भी यहाँ मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और घोषणा पत्र समिति के ही सभी सम्मानीय सदस्यगण, जिसमें भाजपा के हमारे वरिष्ठतम नेता पूर्व मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी, लोकप्रिय नेता आदरणीय अनुराग सिंह देव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता किशोर मस्के जी और पार्टी में विभिन्न सेवाएं दे रहे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार और घोषणा पत्र समिति में प्रमुख सदस्य पंकज, सभी की गरिमा में आज उपस्थिति है। सभी के स्वागत के साथ मैं पहले घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक माननीय सुनील सोनी जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आपको संबोधित करें और उसके बाद फिर संयोजक जी को हम निवेदन करें। हमारे संभागी प्रभारी अनुराग सिंह देव जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार पंकज जी और हमारे प्रदेश के मीडिया का प्रमुख अमित चिमनी जी, हम सबको ये दायित्व दिया है कि जन भावनाओं को जानते हुए और सभी बातों को आकलन करते हुए हम बेहतर इस प्रदेश के जो नगर निकाय हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करना और उस विचार विमर्श की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना। नगर निगम और पंचायत के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजधानी रायपुर में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बीच आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी ने विभिन्न जिलों में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर चांपा जिलों में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि रायपुर से 8 में 14, कोरबा में 14, बिलासपुर में 8, जांजगीर चांपा में 3 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। जांजगीर चांपा नगर पंचायत राहौद व श्यामबाई धुनार को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि आप द्वारा जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी और वही घोषणा पत्र में कल जारी हुई उम्मीद है जहां पर बड़ा मुद्दा बनाएगा।
हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसमें थाना खपतराई में सूचना के बाद खपतराई गांधवाना स्थित जो है शेरे पंजाब ढाबा के सामने रायपुर बिलासपुर रोड किनारे एक अज्ञात लड़की के शव पड़ा हुआ है कि तस्दीक कार्रवाई हेतु एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना खमतराई पुलिस के हमराह मौके पर पहुंचकर युवक की रिपोर्ट पर घटनास्थल पर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया और वहीं घटनास्थल निरीक्षण में पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतका का कर हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शेरे पंजाब ढाबा द्वारा पारा रायपुर बिलासपुर रोड किनारे फेंक कर फरार हो गए हैं, जिसे पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में केस दर्ज किया गया और इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी टीम के सदस्यों अज्ञात लड़की के शव को जो है संबंध में जानकारी प्राप्त है और इसी के साथ साथ इस मामले में टीम के सदस्यों द्वारा 2 जनवरी 2025 को सूचना मिली है। आने की बात यह है कि जैसे ही धनेली स्थित हमीदा के निवास पहुंचे तो पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति हुई थी हमीदा की, वहाँ इसी परिस्थिति बहुत डिटेक्ट करने में आप लोगों को किस तरह का पूरा इसमें पूरी टीम लगातार जुड़ी रही, जब से घटना घटित हुआ है, जब से पहली बारी हम लोग को मिली थी तब से लेकर के पहले तो पहचान स्थापित करने में 3-4 दिन तक लगे। उसके बाद में जब पहचान स्थापित हुआ मौके पर पहुंचे तो उसकी मां हमने हालत में पाई गई थी, तो एक बड़ा सा टास्क था और उसके लिए अधिकारियों के द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि प्रकरण जल्दी खुलासा करके लगातार उस पर काम किया गया। और वही भोपाल देहात के नजीराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर मुंह बोले जीजा ने 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी देहात नीरज चौरसिया ने बताया है कि पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर आरोपी मासूम को अपने साथ लेकर गया था और जहां पर आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वही घटना के बाद बच्ची जब अपने घर पहुंची तो उसने अपनी मां को अपने साथ हुए इस घटना के बारे में बताया और इसके बाद परिवार ने थाना नजीराबाद के शिकायत दर्ज कराई और इस पूरे मामले में आरोपी की पत्नी को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी आरोपी की पत्नी का भी थी, परंतु आरोपी की पत्नी ने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। एक थाना क्षेत्र बैरसिया का गढ़ ब्राह्मण एक नाबालिग 11 साल की बच्ची, वो अपने मुंह बोले के साथ और उसकी दीदी मतलब आरोपी और उसकी पत्नी दोनों के साथ शमशाबाद थाना क्षेत्र जिला विदिशा वहां गए और उसके साथ उसके मुंह बोले जीजा ने एक घटना की, जिसकी पूरी रिपोर्ट उसने सूचना अपने घर वालों को, माता पिता और चाचा को दी और उस पर कार्रवाई हुई है और उसकी तारीख की एफआईआर। 2 आरोपी हैं उसमें, दोनों पति पत्नी हैं और दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है न्यायालय पेश। और सागर जिले से पंचायत मुहाना के सरपंच की हत्या होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने सरपंच को रास्ते में ही रोककर धारदार हथियार से हमला कर मार डाला और ये बड़ी घटना जिले के खिमलासा थाना क्षेत्र में जो है मुहासा पंचायत की है। वही सरपंच के बेटे ने पंच पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है और इसी के साथ पुलिस की नजर में आरोपी अज्ञात है, जिसकी तलाश की जा रही है। उनके पकड़े जाने के बाद भी घटना का खुलासा हो पाएगा। जानकारी के अनुसार जब सरपंच साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर जा रहे थे, इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और फिर कुल्हाड़ी से हमला कर जान से मार डाला। थाना प्रभारी ने पूरी घटना पर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। बाबा जी पहले पंचायत गए, हर बच्चों के लिए स्कूल में कार्यक्रम था मुहासा में, तो मतलब साइकिल बांटने जाना था, तो वहाँ से बांट के लौट रहे थे, तो वहाँ पे अमर और जाहर दोनों चाचा भतीजे हैं, ठाकुर हैं, दोनों ने फिर मारा पापा। क्यों मारा, क्या वजह थी? जी मतलब यही पंचायत के काम करते थे ना, तो वो है मेंबर, चाचा उनके ऐसे मतलब चाचा सलाह देते थे अपन को ऐसा करना वैसा करना।
वो पापा जी हमारे सरपंच थे, तो पापा हमारे उनके कहने पे चलते नहीं थे। वो जो उनका काम करवाते थे, जैसे चावल के सीधे 2 नंबर के दारू बिकवाते थे, फिर हमारी दारू बिकेगी वरना तो हमें मारेंगे। की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? आज दोपहर करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम फलो सरपंच रूप सिंह पिता भगवंतु कुशवाहा जी का शव गाँव के बाहर बनी पुलिया पे पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया देखने पे हत्या प्रतीत हो रही थी। परिवारजनों के बताए अनुसार प्रथम दृष्टया हत्या का मामला कायम कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विवेचना की जा रही है। राजधानी भोपाल के कोहे फिजा थाना इलाके में हलालपुरा बस स्टैंड के पास एक गंभीर हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे कि यह 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतक महिला का प्रसव कराने के लिए बैरागढ़ अस्पताल लेकर जा रहे थे। गर्भवती महिला की हालत भी नाजुक थी। वहीं 2 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। तीनों का इलाज चल रहा है और वहीं गर्भवती महिला ने बेटी को जन्म दिया है। पुलिस के अनुसार हादसे में महेंद्र मेवाड़ा और उसके साढ़ू भाई मेवाड़ा की मौत हो गई है। दोनों भोपाल स्थित हुजूर के पास ग्राम मुंदड़ा के रहने वाले थे। दोनों किसान थे। गांव का बालक था। ये डिलीवरी के लिए हम हॉस्पिटल लाए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो उपचार उनको मिल नहीं पाया, इसलिए यहाँ से ले जाकर बैरागढ़ किस्नानी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। उसके बीच इनका एक्सीडेंट हुआ जाने में, तो दोनों को यह आहत पहुंची है। बड़े दुख के विषय है। मैं दोनों को दिवंगत आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। क्या नाम है जिनके साथ घटना? ये घटना महेंद्र मेवाड़ा है और एक सतीश मेवाड़ा है, दोनों साड़ू भाई हैं। कि वो उनके महेंद्र मेवाड़ा और सतीश मेवाड़ा ये लोग यहाँ पर हमीदिया हॉस्पिटल आए थे। महेंद्र मेवाड़ा की पत्नी जहाँ पर प्रेग्नेंट थी, इस कारण से उसको लेके आए थे। जब इलाज से संतुष्ट नहीं होकर ये यहाँ से बेरगढ़ की ओर रवाना थे, तो ये अल्टो गाड़ी में थे। अल्टो गाड़ी से जा रहे थे। पीछे सतीश मेवाड़ा गाड़ी चला रहा, महेंद्र मेवाड़ा बाजू में बैठा हुआ, तो पीछे उसकी पत्नी, माँ और बुआ बैठे हुए। ये अल्टो गाड़ी से जा रहे थे कि हलालपुरा बस स्टैंड के आगे टाटा शोरूम है, वहाँ पर तेजी से होने के कारण अल्टो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक लोहे के खंभे से टकरा गई, जिस कारण से उनको इलाज के लिए यहाँ पर हमीदिया लाया गया। तो 2 व्यक्ति उसमें खत्म हो गए, इसमें महेंद्र मेवाड़ा और सतीश मेवाड़ा की मौत हो गई। और वही खबर जबलपुर से है, जहां पर नेताजी की जयंती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में स्थित ऐतिहासिक बैरक आज आम जनता के लिए खाली की जाएगी। आपको बता दें कि ये वही बैरक है जहां पर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने 6 महीने में अधिक समय तक कैद में रखा था। नेताजी की जयंती के अवसर पर राज्य जेल प्रशासन ने इस ऐतिहासिक बैरक के लोगों के दर्शन के लिए खोलने का निर्णय लिया और इसी के साथ जेल प्रशासन ने इस ऐतिहासिक स्थान का म्यूजियम में तब्दील कर दिया है, जहां नेताजी से जुड़ी वस्तुओं और उनके संघर्ष की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर है। इस जेल पर नेताजी 2 बार परिरुद्ध रहे हैं, लगभग 6 माह कुछ दिन तक परिरुद्ध रहे हैं और इसी दौरान भी फ्रीडम फाइटर थे, सबको एक बैरिक में रखा गया है। उनका एक वार्ड है और वहाँ पर उस वार्ड को अभी म्यूजियम की तरह बनाया गया है, जिसमें शनिवार और रविवार के लिए स्कूल के बच्चे आम नागरिक के लिए खोला जाता है। पुराने समय में दंड देने की क्या प्रक्रियाएं था और डंडा बेड़ी वगैरह जो होती हैं और फांसी वगैरह फंदा जो अनाज तोलते थे, गांठ वगैरह जो होते हैं, वो सब उसमें रखे गए हैं। और कल 23 जनवरी है और इसी सुभाष जी की जयंती है। कोई भी यदि आम नागरिक आता है पुष्पांजलि करने, उसके लिए द्वार खुले हैं जेल के। खबर सख्ती से है, जहां प्रदेश में लगातार पत्रकारों के खिलाफ हिंसा बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर से पुलिस ने पत्रकार को देख लेने की धमकी देते हुए गाली गलौज किया है। मामला सख्ती जिले के INH के पत्रकार राजू लोचन साहू को एक निलंबित निरीक्षण प्रवीण राजपूत ने गाली गलौज कर मामले की धमकी दी है। जहां आपको बता दें कि पत्रकार ने
शिकायत सख्ती पुलिस अधीक्षक से करते हुए जो है FIR दर्ज करने की भी मांग की है। निरीक्षक प्रवीण राजपूत को सख्ती SP ने 16 जनवरी की लाइन अटैच किया है और वही 18 जनवरी को अनुशासनहीनता और CM कार्यालय में VIP ड्यूटी में नदारत रहने पर निलंबित किया है। मुझे गाली गलौज और मारने की धमकी गई है। 21 जनवरी की बात है, जब मैं अपने गृह ग्राम घिउरा में खाना खाकर सोया और जो प्रवीण राजपूत है 11:09 में मेरे को फ़ोन किया, कहाँ हो, मेरा लगातार लोकेशन पूछना, मेरे को धमकी देना और उसके बाद गाली गलौज करना। TI द्वारा मेरे को गाली गलौज किया गया है और मारने की धमकी भी दी गई है, जिसकी शिकायत मैंने बिर्रा थाने में है और आज SP ऑफिस पहुंचकर मैडम से FIR की मांग किया हूं कि जो निरीक्षक प्रवीण राजपूत है उनके खिलाफ FIR की जाए। आपको बता दूं कि जो प्रवीण राजपूत है वो 16 जनवरी को मैडम ने उनको लाइन अटैच किया था, जिसके बाद 8 दिसंबर को ही SP मैडम ने उनको निलंबित कर दिया है। पत्रकार राजीव लोचन साहू के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें निरीक्षक प्रवीण राजपूत के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्हें कॉल करके गाली गलौज कर वहीं मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखकर ग्रामीण उठ चुका है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, जरूरी दवाओं की उपलब्धता और इसी के साथ साथ साफ सफाई का भी अभाव आम बात हो गई है। प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को पुरुषों के शौचालय का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने यही कहा था, इसके बावजूद भी जनता का विश्वास हमने हासिल किया। मैं आपके माध्यम से उनको ये भी कहना चाहूँगी कि मैं छोटे कामों की गिनती करती नहीं हूँ। नगर पंचायत आने वाले समय में एक अच्छा शहर का स्वरूप लेगा। उस क्षेत्र, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ट्राइबल बच्चे, अन्य समाज के बच्चे खेल के क्षेत्र में काफ़ी आगे आना चाहते हैं। ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने के लिए हमने खेल उत्सव चालू किया है और उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 करोड़ का स्टेडियम भी दिया है। शुरुआत दी और चुनाव आने से पहले उसकी हमने औपचारिक शुरुआत भी करा दिया था, इसलिए हमारी पूरी तरह से वहां पर हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल से ज्यादा समय बीत गया है। आपने देखा होगा 192 ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हुए, ना ही जनकपुर में कोई काम हुए। 27 सड़क हमारे लैप्स होने जा रहे हैं। ना वहाँ जिला की जो घोषणा की थी हमारी बड़ी दीदी काल्पनिक CM दीदी, न वो हुआ, न अभी तक ट्रेन चला। इसका जवाब हम अभी नगर पंचायत में भी वहां पर देंगे। इसलिए वहां पर पहली बार होने जा रहा है। कांग्रेस का हमारा अध्यक्ष होगा और पूरी टीम के साथ हमारे पार्षद वहां जीतेंगे। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान मंत्री ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस व कवासी लखमा को 22 फरवरी तक जेल भेज दिया गया है और वही आपको बता दें कि मंत्री को 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 7 दिन की ED रिमांड में भेजा गया था। 21 जनवरी की रिमांड पर ED ने कोर्ट में पेश किया। बस्तर के लोगों को, बोलने वाला को मारा दिया जाता है, जेल भेजा जाता है। इसके लिए सरकार योजना बना दिया है बस्तर को खाली करो। इसलिए मैं निर्दोष हूँ और निर्दोष होऊंगा। मैं कानून के ऊपर, देश के कानून, मेरा पूरा भरोसा है कि हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन 70% थोड़ा होंगे, लेकिन जीत सत्य का होगा। हम किसी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन मेरे बारे में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। निर्दोष आदमी को फंसा जा रहा है। मेरे घर में फूटी कोड़ी नहीं पकड़ा है। बस्तर पुलिस को शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर चोरों को पकड़ने में फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आरोपी मिलकर योजना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने शहर के विभिन्न स्थानों की मोटरसाइकिल चुराई थी। चोरी की गई सभी मोटरसाइकिलें को RC बुक बनाकर बेची जा रही थी। फिलहाल में जो मामला है इसके अंदर 20 मोटरसाइकिल रिकवर की गई है। तो इस मामले में था क्या कि 2 जो FIR थी वो कोतवाली पुलिस थाने में रजिस्टर थी।
FIR। तो उसको ट्रेल करते करते हम लोगों ने जब ट्रेस किया तो कुछ मोटरसाइकिल बरामद हुई और उसके साथ जो लोग थे वो पकड़ाए गए। उनसे आगे पूछताछ करी तो देखा गया कि एक थोड़ा बड़ा नेटवर्क ये लोग चला रहे थे, जिसके अंदर ये लोग चोरी करते थे मोटरसाइकिल को ऐसे कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके से, और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके फिर उसको रीसेल भी करते थे। तो यही मामला है। इसमें करीब 20 मोटरसाइकिल हमने रिकवर करी हैं और जो भी साजो सामान जो इसके साथ इन्वॉल्व था फोर्जरी के अंदर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।